नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी आरबीआई के 2 बैंकों पर पाबंदी की, बिहार के सीएम नीतीश की कुर्सी की, जानेंगे क्या है महाराष्ट्र में बीजेपी की मुश्किल, साथ ही बात होगी टीएमसी में छिड़ी बगावत की, और बुलेटिन के आखिर में बात तेलंगाना को मिलने वाली जीएसटी किस्त की। लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा निर्वाचन को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। चुनाव लड़ने में असफल रहे बीएसएफ के बर्खास्त जवान ने दोबारा चुनाव की मांग की। इस बार दिल्ली में नहीं दिखेगा छठ पर्व का परंपरागत दृश्य। महामारी के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में घाटों पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से किया इनकार। मिशन पश्चिम बंगाल पर अमित शाह और जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव खत्म होने तक करेंगे राज्य का दौरा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बुनकरों को जानबूझकर परेशान कर रही है बीजेपी। और हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बढ़त पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 227 अंक और निफ्टी 64 अंक की बढ़त के साथ हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी लगातार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को बैंकों से जोड़ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई मेहनत की कमाई बैंकों में सुरक्षित है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बैंकों पर लग रही बंदिशों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि लोग अपना पैसा आसानी से निकाल पा रहे हैं। अब आरबीआई ने 2 बैंक पर सख्ती दिखाई है। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जनता अपनी मेहनत की कमाई को बैंक में रखती है और सोचती है कि यहाँ पैसा सुरक्षित है, क्योंकि बैंक यही दावा करते हैं कि उम्मीद भी हम और भरोसा भी हम। लेकिन लोगों की उम्मीदें उस वक्त टूट जाती हैं जब बैंकों पर पाबंदियां लग जाती हैं और लोग अपने पैसे के लिए ही मोहताज हो जाते हैं। जैसे आज मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के खातेधारक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लक्ष्मी विलास बैंक पर पाबंदियां लगाने के 24 घंटों के अंदर ही आरबीआई ने महाराष्ट्र के जालना जिले में मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगा दी है। यानी अब इस बैंक के ग्राहक कैश पेमेंट और कर्ज का लेन देन नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने ये पाबंदी 6 महीने के लिए लगाई है। बैंक पर नई जमा राशि स्वीकार करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वो कोई भी पेमेंट नहीं कर पाएगा और ना ही किसी तरह का भुगतान करने को लेकर समझौता कर सकेगा। मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आरबीआई ने बताया कि उसने इस बैंक को कुछ निर्देश दिए हैं जो 17 नवंबर 2020 को बैंक बंद होने के बाद से 6 महीने तक प्रभावी होंगे। इन निर्देशों के अनुसार ये बैंक आरबीआई की परमिशन के बिना कोई भी लोन या उधार नहीं दे पाएगा। इसके साथ ही न ही पुराने लोन का नवीनीकरण और कोई निवेश किया जा सकेगा। मनता बैंक से पहले लक्ष्मी विलास बैंक पर भी पाबंदियां लगाई गई थीं। परेशानी से जूझ रहे निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक को मोरेटोरियम में डालकर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैंक को 16 दिसंबर तक के लिए मोरेटोरियम के तहत रखा गया है। केंद्र ने बैंक के ग्राहकों की निकासी सीमा भी निर्धारित कर दी है। अब 1 महीने तक बैंक ग्राहक हर दिन अधिकतम 25,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। सरकार के निर्देश के बाद से हजारों लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एलवीएस बैंक का गठन 1926 में हुआ था। देश भर में बैंक की 16 राज्यों में 566 शाखाएं और 918 एटीएम चल रहे हैं। बैंक ने अपने ग्राहकों को भरोसा दिया था कि मौजूदा संकट का उनकी जमाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आज केंद्र सरकार के फैसले की वजह से लोग पैसे के लिए तरस गए हैं। राजीव जी, मोदी सरकार में अर्थव्यवस्था की हालत तो स्वास्थ्य मुसीबत शुरू होने से पहले ही खराब चल रही थी, जिस कारण बैंकों पर भी दबाव बना हुआ था। बैंकों की हालत खस्ता है। आरबीआई पहले भी बैंकों पर कार्रवाई करता था, लेकिन इस तरह के मौके कभी कभी आते थे। लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जिस तरह से आरबीआई को 1 साल में ही लगभग आधा दर्जन बैंकों पर कार्रवाई करनी पड़ी है, वो क्या संकेत दे रहा है? देखिए सृष्टि, एक के बाद एक बैंकों पर आरबीआई की सख्ती यही बतला रही है कि जिस बैंकिंग सिस्टम को बेहतर करने का दावा मोदी सरकार करती है वो उसमें बिल्कुल नाकाम रही है। आम आदमी बहुत ही भरोसे के साथ अपनी मेहनत की कमाई बैंकों में जमा करता है या उसकी योजनाओं में इस उम्मीद पर लगाता है कि उसे इससे लाभ होगा, फायदा होगा। लेकिन फायदा होना तो दूर सृष्टि, जब असल रकम भी चली जाए तो आम आदमी को ठगा हुआ महसूस तो होता ही है। और ऐसा केवल कुछ लोगों की बेईमानी और कुछ लोगों के भ्रष्टाचार के कारण होता
जाता है, जिन पर कड़े कानूनों के बावजूद समय से कड़ाई नहीं बरती जाती है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं, जो बैंकों से कई हजार करोड़ लेकर न केवल देश से आराम से फरार हो गए, बल्कि अब तक उन पर ऐसी कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है जिससे धोखा खाए हुए लोगों को यह एहसास हो कि उनके साथ इंसाफ हुआ है। भ्रष्टाचार पहले भी होते थे सृष्टि, अब भी हो रहे हैं, लेकिन सरकार का रवैया बदल चुका है। अपनी गलती मानने की जगह मोदी सरकार पिछली सरकारों को दोषी ठहराने के तरीके ढूंढती है। अर्थव्यवस्था को लेकर उसके फैसले सही साबित नहीं हो रहे हैं। बैंकों पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र तेजी से निजी हाथों में जा रहे हैं। बीमा कंपनियों पर भी निजी क्षेत्र का दबदबा बढ़ रहा है। ये तमाम बातें यही बतला रहे हैं कि मोदी सरकार आम आदमी को राहत नहीं दे पा रही है। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। बिहार में नई सरकार का गठन हुए अभी महज 2 दिन भी नहीं गुजरे हैं, उससे पहले ही मंत्रियों को लेकर बवाल शुरू हो गया है। नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर देने वाले तेजस्वी यादव ने जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए गए डॉक्टर मेवालाल चौधरी को लेकर नीतीश को आड़े हाथों लिया है, जिससे नीतीश की कुर्सी हिल सकती है। नीतीश कुमार ने जिस बात पर महागठबंधन का साथ छोड़ा, जिस आरोप पर तेजस्वी को धोखा दिया, जिस मुद्दे पर महागठबंधन से नाता तोड़ एनडीए का साथ दिया, अब वही आरोप नई नवेली एनडीए सरकार पर भी लग रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश के मंत्री के दामन में भी दाग ढूंढ लिए हैं, जिसके बूते वो नीतीश से कुर्सी छोड़ने की अपील कर रहे हैं। दरअसल जेडीयू कोटे से डॉक्टर मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाया है। उन पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में धांधली का आरोप रहा है। इसके बाद भी नीतीश कुमार ने न सिर्फ मेवालाल को मंत्री बनाया, बल्कि शिक्षा मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी दी है। आरजेडी लगातार इसे लेकर सीएम नीतीश पर निशाना साध रही है। तेजस्वी यादव ने भी उन्हें जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और भवन निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में आईपीसी 409, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाकर क्या भ्रष्टाचार करने का इनाम और लूटने की खुली छूट प्रदान की है। तेजस्वी ने ये आरोप यूं ही नहीं लगाए हैं। मेवालाल चौधरी साल 2017 में कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाले के मामले में आरोपित किए गए थे। इस मामले में विधायक ने कोर्ट से अंतरिम जमानत ले ली थी, लेकिन अब नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री बना दिया है, जिसे मुद्दा बनाकर अब आरजेडी लगातार उन्हें घेर रही है और उसका ऐसा करना लाजमी भी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने चारा घोटाले की वजह से ही महागठबंधन से दगा किया था। अब देखना होगा कि क्या वो जमानत पर चल रहे अपने मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाएंगे या नहीं। बिहार में नीतीश की कुर्सी मुश्किल में है और महाराष्ट्र में बीजेपी परेशान है। बीजेपी महाराष्ट्र में जोड़तोड़ से सत्ता पर काबिज होने के सपने देख रही है, लेकिन पार्टी में टूट की नौबत आ रही है। दिग्गज नेता लगातार दगाबाजी की बात कह रहे हैं और पार्टी को आंख दिखा रहे हैं। पंकजा मुंडे भी अब उद्धव के साथ जाने के संकेत दे रही है, जो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार को गिराने का दावा करने वाली बीजेपी आज खुद टूट की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि किस किस को मनाए, कैसे मनाए और कैसे पार्टी को टूट से बचाएं। जैसे ही एक नेता को मनाने जाते हैं, वैसे ही दूसरा दूर हटने को तैयार हो जाता है। पिछले कई महीनों से बीजेपी के अंदर यही चल रहा है। मान मनोबल करते करते भी एकनाथ खड़से एनसीपी में चल दिए और अब मुंडे को बनाने की कोशिशों के बीच भी वो शिव की सेना में शामिल होने के संकेत दे रही है। दरअसल बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने उनके शिवाजी पार्क स्थित स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इतना ही नहीं, आज उन्होंने कहा कि जो बाला साहेब ने महाराष्ट्र के लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता। इसी के साथ उन्होंने उद्धव सरकार की तरफ से भी कसीदे गढ़े। मुंडे ने कहा कि सरकार विकास के क्षेत्र में कदम बढ़ा रही है। ये प्रशंसा पॉलिटिक्स में कई अटकलों को जन्म दे रही है, जिसके बाद एक बार फिर कहा जाने लगा है कि वो शिवसेना में शामिल हो सकती हैं। दरअसल 25 अक्टूबर को बीड़ जिले के भगवागढ़ में वार्षिक दशहरा रैली में पंकजा ने कहा था कि मैंने राहत पैकेज की घोषणा करके सीएम से पीड़ित किसानों के लिए दीपावली को अच्छा बनाने का आग्रह किया था। मैं मुख्यमंत्री
मंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज की सराहना और उनका स्वागत करती हूं। पंकजा ने ये तारीफ तब की थी जब खड़से के एनसीपी में चले जाने के बाद पूर्व मंत्री अर्जुन खोटकर और वर्तमान मंत्री गुलाब राव पाटिल जैसे शिवसेना नेताओं ने पंकजा से शिवसेना में शामिल होने की अपील की थी। हालांकि उन्होंने खुलकर अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन इशारे काफी कुछ बयां कर रहे हैं जो बीजेपी को बेचैन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पंकजा कब तक बीजेपी की धड़कनों को बढ़ाए रखती हैं। महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज होने के सपने देखती बीजेपी को अपने ही नेता आंख दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। पार्टी में बगावती के सुर बुलंद हो गए हैं। इस विरोध के पीछे दीदी की नीतियां नहीं बल्कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना तिलिस्म कायम रखने और बीजेपी के कदमों को रोकने के लिए पीएम मोदी के करीबी प्रशांत किशोर को अपना रणनीतिकार बनाया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रणनीति पार्टी में ही रार छेड़ देगी। पीके अब ममता के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं, क्योंकि टीएमसी के कई दिग्गज नेता पीके को लेकर आवाज बुलंद करने लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस के विधायक नियामत शेख ने पार्टी को आंख दिखाते हुए कहा कि क्या हमें प्रशांत किशोर से राजनीति सीखने की जरूरत है। यदि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को झटका लगता है तो इसके लिए सिर्फ प्रशांत किशोर ही जिम्मेदार होंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब विधायकों ने विरोध जताया हो। इससे पहले कूच बिहार के विधायक मिहिर गोस्वामी भी अपना गुस्सा खुलकर दिखा चुके हैं। गोस्वामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पूछा कि क्या तृणमूल कांग्रेस सचमुच ममता बनर्जी की पार्टी है। ऐसा लग रहा है कि इस पार्टी को किसी कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में सौंप दिया गया है। इतना ही नहीं, अपनी सभी सांगठनिक जिम्मेदारियों को पिछले महीने ही छोड़ चुके विधायक गोस्वामी ने कहा कि 1989 से ही तमाम विपरीत परिस्थितियों और तकलीफों का सामना करने के बावजूद टीएमसी को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन ऐसा केवल दीदी की वजह से किया। मगर अब पार्टी बदल गई है। आप जी हुजूरी करिए या फिर पार्टी छोड़ दीजिए। नेताओं का गुस्सा पीके को पार्टी में ज्यादा तवज्जो देने की वजह से फूट रहा है। नाराज नेताओं का कहना है कि पुराने चेहरों को दरकिनार करके नए लोगों को जगह दी जा रही है, जिनमें से कई ने पिछले चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट किया था। दरअसल पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इसके बाद ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर का सहयोग लिया। प्रशांत ममता के भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी में प्रशांत का कद बढ़ गया है। सांगठनिक फैसले भी उनकी अनुशंसा पर हो रहे हैं। पीके को पद देने से ही पार्टी के दूसरे नेता परेशान हो रहे हैं और ममता पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी में एक खटपट ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा धक्का है। ममता की पार्टी में बगावत की सुगबुगाहट अब तेज हो रही है और राजस्थान में भी एक बार फिर आरक्षण की सुगबुगाहट तेज हो सकती है। गुर्जरों का आरक्षण तो शांत हो गया, लेकिन अब जाट समाज आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतर सकता है। इसके लिए जाट समाज ने तैयारी कर ली है। तो क्या है जाट समाज की मांग, दिखाते हैं आपको। राजस्थान में हाल ही में गुर्जर समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया था। हालांकि इस बार आंदोलन से पहले ही गुर्जर समाज दो गुटों में बंट गया था। एक धड़े ने सरकार से बातचीत कर समझौता कर लिया था, तो दूसरा पक्ष आंदोलन पर अड़ गया था। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में एक धड़े ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को पीलूपुरा में जाम कर दिया था। इसके करीब 12 दिन बाद सरकार से बातचीत के बाद गुर्जर समाज को शांत कर दिया गया, लेकिन अब आरक्षण की सुगबुगाहट एक बार फिर जोर पकड़ रही है। गुर्जरों के बाद अब भरतपुर और धौलपुर का जाट समाज आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतर सकता है। इस मसले पर जाट समाज की महापंचायत होगी, जिसमें आरक्षण की मांग पर चर्चा कर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। महापंचायत में केंद्र सरकार को इस संदर्भ में चिट्ठी लिखने और पूर्व में आरक्षण आंदोलन के दौरान जाटों पर लगे मुकदमे वापस लेने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग भी दोहराई जाएगी। महापंचायत जाट संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में होगी। गौरतलब है कि गुर्जर समाज भी अपनी मांगों को लेकर 12 दिन तक ट्रैक पर धरना देकर बैठा रहा था। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने आसपास के 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। अब एक बार फिर गहलोत सरकार की मुसीबत बढ़ने वाली है, तो देखना होगा कि आखिर सरकार अब जाट समाज को मनाने में भी कामयाब हो पाएगी या नहीं।
राजस्थान में अब जाट समाज को सरकार मना पाएगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद काम शुरू कर दिया है। बाइडेन को चुनाव जीतने पर भारत ने बधाई भी दी थी और कल रात पीएम नरेंद्र मोदी ने बाइडेन से फोन पर चर्चा की। किन मुद्दों पर मोदी और बाइडेन के बीच हुई चर्चा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अमेरिका में इलेक्टेड राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक द्विपक्षीय साझेदारी को बरकरार रखने के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता जताई गई। पीएम मोदी ने बाइडेन को हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच चल रहे आपसी सहयोग की भी याद दिलाई, जिसके बाद बाइडेन ने उन्हें अपनी तरफ से पूरा सहयोग किए जाने के प्रति आश्वस्त किया। मोदी ने ट्वीट करके बाइडेन से पूरी चर्चा की जानकारी दी। मोदी ने कहा, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात करके उन्हें बधाई दी। हमने भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और महामारी, जलवायु परिवर्तन तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर साझा प्राथमिकताओं और चुनौतियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी। साथ ही कहा कि उनकी सफलता भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए गर्व और प्रेरणा की बात है। ये समुदाय भारत अमेरिकी संबंधों की मजबूती का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया कि 2016 में जब मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया था, तब उसकी अध्यक्षता बाइडेन ने की थी। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका समग्र वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को विस्तार देने के लिए मिलकर काम करने के प्रति सहमति जताई। और बुलेटिन के आखिर में बात तेलंगाना को मिलने वाली जीएसटी किस्त की। जीएसटी के तहत राजस्व में आई कमी को लेकर सरकार परेशान है। इसके लिए सरकार पर राज्यों की तरफ से भी दबाव था, जो जीएसटी में अपना हिस्सा मांगने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे। इसके चलते केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों के सामने कुछ विकल्प रखे थे। कई राज्य सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे, लेकिन अब सरकार को थोड़ी राहत जरूर मिली है। रिपोर्ट देखिए। जीएसटी के तहत राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने राज्यों के सामने 2 प्रस्ताव रखे थे, जिसमें से तेलंगाना सरकार ने वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए 2 प्रस्तावों में से विकल्प 1 को स्वीकार कर लिया है। इससे पहले अब तक 22 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुडुचेरी ने विकल्प 1 को चुना है। जिन राज्यों ने विकल्प 1 को चुना है, उन्हें कम हुई रकम केंद्र सरकार से मिलने लगी है। इसके तहत राज्यों के लिए भारत सरकार 18,000 करोड़ रुपए 3 किश्तों में उधार भी ले चुकी है। इस रकम को 23 अक्टूबर 2020 से लेकर 9 नवंबर 2020 के बीच 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 3 किस्तों के तहत दिया जा चुका है। तेलंगाना सरकार अब इस विकल्प का इस्तेमाल कर रही है। माना जा रहा है कि अगली किस्त 23 नवंबर 2020 को जारी की जाएगी। बता दें कि सरकार द्वारा दिए गए विकल्प 1 के तहत राज्यों को जहां उधारी के लिए विशेष खिड़की का मौका मिल रहा है, वहीं राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.50% अतिरिक्त राशि के रूप में उधार लेने का अवसर मिलता है। इसके अलावा राज्य केंद्र सरकार द्वारा 17 मई 2020 को शुरू किए गए आत्मनिर्भर अभियान के तहत 2% अतिरिक्त रकम उधारी के रूप में भी ले सकेंगे। तेलंगाना सरकार द्वारा विकल्प 1 का चयन करने के बाद भारत सरकार ने राज्य सरकार को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 0.50% के बराबर 5,017 करोड़ रुपए को जारी करने की अनुमति दे दी है। अभी तक विकल्प 1 को आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुडुचेरी ने चुना है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए डीपी लाइव। नमस्कार।